नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है 1875 का दक्कन विप्लव। इसे हम दक्कन का आंदोलन कह सकते हैं, दक्कन का विद्रोह कह सकते हैं, कुछ भी। तो 1875 का दक्कन विप्लव, एक्चुअली इसमें हम थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करेंगे कि दक्कन के क्षेत्र में, चाहे वह पूना हो, चाहे वह अहमदनगर हो, चाहे वह सतारा हो, चाहे वह सोलापुर हो, इस क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था पिछले समय से कैसी चली आ रही थी, जिसकी वजह से 1875 के वर्ष में इन जिलों में कृषक जो है वो सड़कों पर आ गए, वो विरोध करने लगे। ऐसी कौन सी समस्या उन्हें पिछले दिनों, पिछले वर्षों की आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियों से हुई। तो थोड़ा सा हम देख लें कि किस प्रकार पूना हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे सतारा हो, चाहे सोलापुर हो, उस क्षेत्र के किसानों को किन आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हम देखते हैं कि यह दक्कन का क्षेत्र है, चाहे आपका मद्रास का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह बम्बई का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह गुजरात का क्षेत्र रहा हो, इस संपूर्ण क्षेत्र में पिछले वर्षों रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दिया गया था और किसानों से लगान सरकार वसूला करती थी। सरकार अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों से लगान वसूला करती थी और जमीन पर मालिकाना हक किसानों को मिला था। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत चाहे आपका दक्कन का क्षेत्र हो, चाहे आपका गुजरात का, चाहे आपका जो है बम्बई का क्षेत्र हो, चाहे आपका मद्रास का क्षेत्र हो। तो थोड़ा सा हम ये देख लें कि मतलब अगर हम पहले पॉइंट में लिखें कि इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना तथा किसानों को जमीन पर मालिकाना हक और जो है इन्हें सरकार किसानों से सीधे लगान वसूलती थी। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना, फिलहाल हम दक्कन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये हम दक्कन लिख देंगे, दक्कन। और इसके तहत किसानों को जमीन पर मालिकाना हक और सरकार किसानों से लगान वसूलती थी। जमीन पर किसानों को मालिकाना हक व लगान किसानों से सरकार वसूलती थी, सरकार वसूलती थी। तो हम ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था है, किसान लगान देते हैं, सरकार को देते हैं, जमीन पर किसानों का अधिकार है। देखिए, जब शुरुआत में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना इन क्षेत्रों में की गई थी तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से लागू नहीं किया गया था, लेकिन कालांतर में इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया गया था, उसे वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया था। मसलन जो जमीन थी, जमीन की उत्पादकता के आधार पर लगान लगाया जाना शुरू किया गया, अर्थात जो जमीन कम उपजाऊ है उस पर कम लगान रहेगा, जो जमीन अधिक उपजाऊ है या किसी जल स्रोत के नज़दीक है तो उस पर लगान अधिक हो जाता था। तो कहने का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से लगान लगाया जाना सुनिश्चित किया गया। बाद के दिनों में जब रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत इन क्षेत्रों में सुधार किया गया था। और दूसरी बात, किसानों को जो है यह स्वतंत्रता दे दी गई थी कि उनकी मर्जी है कि वो चाहे जिस जमीन पर जाकर खेती करें, तो इससे किसान स्वतंत्र थे कि वो अपने हिसाब से जाकर जमीन चुनते थे और खेती करते थे। ये सभी सुधार बाद के दिनों में किया गया। इन सुधारों से जमीन मुनाफे की वस्तु हो गई। तो मैं दूसरे पॉइंट में ये लिखूंगा कि कालांतर में रैयतवाड़ी व्यवस्था में वैज्ञानिक तरीके से सुधार किया गया, जिसकी वजह से जमीन मुनाफे की वस्तु हुई। कालांतर में
जो है रैयतवारी व्यवस्था में वैज्ञानिक सुधार किया गया। रैयतवारी व्यवस्था में वैज्ञानिक सुधार किया गया, जिससे जमीन मुनाफा की वस्तु बनी। वैज्ञानिक सुधार का मतलब वही कि किसानों से जो है अगर जमीन कम उत्पादकता वाली है तो उस पर कम टैक्स रहेगा, और किसान अब स्वतंत्र हैं कि वो चाहे जिस जमीन पर जाकर खेती कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक सुधार है, इससे उस क्षेत्र की जमीनों में थोड़ा सा उन्हें मुनाफा होने लगा। अब प्रश्न ये है कि जब जमीन मुनाफे की वस्तु हो गई, जमीन पर मालिकाना हक किसानों का है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूला जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, समस्या ऐसी क्या हुई कि जिसकी वजह से 1875 का वर्ष कृषक अशांति के दौर के रूप में जाना गया। तो समस्या यहाँ हम लिखेंगे कि पहली, देखिए, लगान की जो दरें होती थी वह सरकार ने बहुत ऊंची दर जो है निर्धारित कर रखी थी। अब ऊंची दर होने की वजह से किसान महाजनों के पास, सेठों के पास, व्यापारियों के पास जाते थे, उनसे वे कर्ज लेते थे, तब जाकर अपना लगान चुका पाते थे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जमीन थोड़ा सा मुनाफे, थोड़ा ये जमीन अच्छी हो गई थी, लोग खेती करना चाहते थे, तो जो ये महाजन थे, ये जो सेठ थे, ये जो व्यापारी थे, इनकी भी नज़र किसानों की जमीन पर हुआ करती थी। तो ऐसे में जब ये सेठ, महाजन, व्यापारी इन किसानों को कर्ज देते थे तो इन किसानों की जमीन के दस्तावेज वे अपने पास रखवा लेते थे, जिसकी वजह से अगर कालांतर में किसान इन महाजनों को, सेठों को, व्यापारियों को अगर वह कर्ज वापस नहीं कर पाता था तो बदले में ये महाजन जो है अदालत से डिग्री लेकर किसान की जमीन पर कब्जा कर लेता था, किसान के घर पर कब्जा कर लेता था। तो पहले में हम ये लिखेंगे कि लगान की ऊंची दरों के कारण किसानों का महाजनों से उधार लेने के लिए विवश होना। लगान की ऊंची दर होने के कारण किसान महाजनों से, महाजन, सेठ, व्यापारी इत्यादि से कर्ज लेने को मजबूर हुए। देखिए, जमीन मुनाफे की वस्तु थी, लेकिन जब लगान की दर ही अधिक रहेगी तो स्वाभाविक बात है किसानों को तो लगान देना ही है। ऐसी स्थिति में वे महाजनों, सेठों, व्यापारियों के पास जाते थे और उनसे कर्ज लेकर लगान चुकाते थे, और बदले में ये सेठ, महाजन जो है किसानों के दस्तावेज अपने पास रखवा लेते थे और कालांतर में अदालत की डिग्री लेकर किसानों के घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है, दक्कन के क्षेत्र में कृषक और महाजनों के बीच अशांति का यह अस्थायी कारण था। सबसे विवादित चीज यही थी। अब हम दूसरा देखिए, ये जो 1875 का मैं वर्ष बता रहा हूँ, अगर इसके पिछले हिस्से में अगर जाए, हम पिछले वर्षों में जाएं तो हम देखते हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कपास नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय कपासों की मांग जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा थी, इनकी कीमतें भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे दक्कन के क्षेत्र में ये जो किसान थे, दक्कन के क्षेत्र में इन किसानों ने जो कपास उपजाया होता था उसे इन्हें काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति होती है, उसका दौर खत्म होता है, पुनः अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कपास पहुंचना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भारतीय कपास की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो जाती है। अब दक्कन के क्षेत्र में इन किसानों द्वारा उपजाए गए कपास को खरीदने वाला कोई था ही नहीं।
तो स्वाभाविक बात है कि इनकी कपास बिक नहीं रही है और दूसरी तरफ सरकार को लगान देना है, तो इन्हें पुनः महाजनों, सेठों, व्यापारियों के पास जाना पड़ा और उससे कर्ज लेकर ये लगान चुकाने लगे। तो एक बार पुनः यह महाजनों, सेठों, व्यापारियों के चंगुल में फंसे। तो दूसरे में हम ये लिखें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास की, भारतीय कपास की कीमतों का दाम कम होना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास के मूल्य का कम होना। देखिए ये कम क्यों हुआ, क्योंकि अब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी कपास पहुंचने लगे, जिसकी वजह से इस भारतीय कपास का जो है मांग जो है कम हुआ और पुनः महाजनों के पास इन किसानों को जाना पड़ा। अब तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हम देखते हैं कि 1867 के वर्ष में दक्कन के क्षेत्र में लगान की दर में 50% की वृद्धि कर दी गई। अर्थात जो सरकार थी दक्कन के क्षेत्र में किसान जितना लगान दे रहे थे उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई 1867 के वर्ष में। स्वाभाविक बात है कि इन किसानों को, इन सेठों, महाजनों, व्यापारियों के पास पुनः जाना पड़ा और एक तरीके से फिर वे उलझते चले गए। तो तीसरा हम लिखेंगे कि 1867 के वर्ष में लगान में 50% की बढ़ोतरी। 1867 के वर्ष में लगान में 50% की बढ़ोतरी। इसकी जब बढ़ोतरी की जाती है तो इसी समय महादेव गोविंद रानडे जो है दक्कन के क्षेत्र में इस बढ़ोतरी का भी काफी विरोध भी करते हैं। और चौथी चीज कि इस समय तक जो है किसानों की फसल खराब मौसम की वजह से काफी हद तक बर्बाद हो गई थी। तो स्वाभाविक बात है कि इससे भी किसानों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो चौथा में हम लिखें कि मौसम खराब होने की वजह से फसल उनकी जो है खराब हुई। मौसम खराब होने की वजह से, खराब होने की वजह से, खराब होने की वजह से फसल का नुकसान, नुकसान। देखिए अभी तक हम इस स्थिति में आकर पहुंचे हैं कि किसान किस तरह से महाजनों, सेठों एवं व्यापारियों के चंगुल में, कपास की कीमतों में कम होने की वजह से, लगान की दरों में ऊंची दर होने की वजह से और आपका फिर लगान की दर में 50% बढ़ोतरी की वजह से किसान इन सेठों, व्यापारियों और महाजनों के चंगुल में फंसते चले जा रहे थे। तो स्वाभाविक बात है एक किसान का यदि जमीन ही चला गया, उसका घर ही चला गया, अब वह उस जमीन पर किसान न रहकर मजदूर हो गया, तो स्वाभाविक बात है प्रतिक्रिया होती है। तो अब ऐसी प्रतिक्रिया होती है। देखिए इसमें दरअसल एक घटना घटती है दिसंबर 1874 में सिरूर क्षेत्र में, दिसंबर 1874 में सिरूर क्षेत्र में। अगर मैं एक थोड़ा सा अगर आपको एक राजनीतिक मानचित्र बना दूं तो उससे जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये ऐसे कर दूं, ये आपका मैं मान लूं पूना है, अहमदनगर, सतारा, सोलापुर, इन जिलों में ये सभी जो घटनाएं हैं इन जिलों में इनकी तीव्रता इन जिलों में अधिक थी। तो अब मैं ये बता रहा हूँ प्रतिक्रिया के संदर्भ में पहली घटना होती क्या है कि दिसंबर 1874 के वर्ष में सिरूर क्षेत्र में, सिरूर कहाँ है, ये पूना और अहमदनगर के बीच में, सिरूर पूना और अहमदनगर के बीच में सिरूर क्षेत्र था। इसका एक गांव है करटाह। इस गांव में एक महाजन कालू राम महाजन था। वो किसान के घर की अदालत से डिग्री ले लिया था उसके कब्जे की।
तो उस गांव के जो किसान थे वे कालूराम महाजन को समझा रहे थे कि उसके घर पर कब्जा मत करो, लेकिन वो महाजन था, उसे तो अपने फायदे की बात थी, तो वो जो है फिर भी वो कब्जा लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे तो अदालत से वह उस संदर्भ में डिग्री ले चुका था। तो स्वाभाविक बात है इस क्षेत्र के किसान काफी नाराज हो जाते हैं। तो पहले हम घटना के रूप में ये लिखें कि दिसंबर 1874 सिरूर और कालूराम महाजन, इससे हमें ये जोड़ लेना है कि किस प्रकार कालूराम महाजन उस गांव के एक किसान का अदालत से डिग्री लेकर उसके घर पर वो जो है कब्जा करना चाहता था। इससे ग्रामीणों में, किसानों में रोष आ गया। देखिए, जब इन ग्रामीणों किसानों में रोष आ गया तो वे जो है इन महाजनों, सेठों एवं व्यापारियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की रणनीति अपनाते हैं। अर्थात इन महाजनों, सेठों, व्यापारियों के यहाँ अब कोई भी काम करने नहीं जाएगा, न ही इनकी दुकान से कोई सामान खरीदेगा, न ही इनके खेतों को कोई जोतेगा। सामाजिक बहिष्कार की रणनीति इन महाजनों के विरुद्ध अपनाई जाती है। तो अगला मैं लिखता हूं कि सामाजिक बहिष्कार की रणनीति, किसानों द्वारा महाजनों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की रणनीति। किसानों द्वारा महाजनों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की रणनीति। स्वाभाविक बात, इस रणनीति के तहत किसान जो है उन सब को जो इनके घरों में, महाजनों के घरों में काम करने वाले होते हैं किसी भी प्रकार के, उन्हें रोकते हैं कि इनके यहाँ कोई भी काम करने नहीं जाएगा। ये हालांकि कुछ हद तक ये रणनीति सफल होती है, लेकिन अभी भी हम देख ही रहे हैं कि महाजनों के घरों में जो किसानों की भूमि के दस्तावेज हैं, अदालतों की डिग्रियां हैं, जिसके बल पर वह किसानों की जमीन पर, किसानों के घरों पर जो है कब्जा किए हुए हैं। तो अगली घटना घटती है 12 मई 1875 को, जब इन क्षेत्रों के किसान इकट्ठा होते हैं, महाजनों के घरों पर वो हमला करते हैं। वहां से वे अपनी जमीन की जो उनके दस्तावेज थे, अदालतों की जो डिग्रियां हैं, वे सभी वे अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे अगला डेट जो है आपका 12 मई 1875, जब इन क्षेत्रों के किसान इकट्ठा होते हैं, महाजनों के घर पर वो धावा बोलते हैं, वहां से वे किसानों, उनकी जमीन को जो दस्तावेज थे और उनके जो है आपके अदालतों की जो डिग्रियां हैं वो अपने पास ले लेते हैं। 1875 को किसान महाजनों के घर जो है धावा बोलते हैं और दस्तावेज तथा डिग्रियां अपने कब्जे में लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इन्हीं हथियारों के दम पर महाजन किसानों के जमीन, किसानों के घर पर वो कब्जा करते हैं। अब वे इसे अपने कब्जे में ले चुके होते हैं, लेकिन इसी समय हम देखेंगे कि कुछ दक्कन के बुद्धिजीवी भी किसानों को सपोर्ट करते हैं और सरकार को यह समझाते हैं कि किस प्रकार इस क्षेत्र के महाजन, सेठ, व्यापारी जो है वह किसानों के जमीन पर, किसानों के घर पर कब्जा किए हुए हैं। तो इन बुद्धिजीवियों में एक का नाम ले लूँ जो है आपके महादेव गोविंद रनाडे, और इनकी संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। तो यहाँ मैं लिख दूं कि दक्कन के बुद्धिजीवी, नाम है महादेव गोविंद रनाडे, इनकी संस्था का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। इस सभा के माध्यम से खुद ये जो है किसानों के संदर्भ में ये बातें करते हैं, सरकार को समझाते हैं।
अंततः फिर अब इस प्रकार की रणनीति से कि सामाजिक बहिष्कार की रणनीति अपनाएगी, फिर उनके घरों पर धावा बोलकर दस्तावेज और डिग्रियां ली गई, फिर बुद्धिजीवी भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। अंततः सरकार जो है मजबूर होकर 1879 के वर्ष में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाती है। इस अधिनियम के द्वारा किसानों को महाजनों से संरक्षण मिल गया, अर्थात किसान अब स्वतंत्र होंगे, महाजन उनका कुछ नहीं करेंगे। तो परिणाम में हम क्या लिखेंगे, 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम। इस अधिनियम के आ जाने से महाजन जो है वो महाजनों से किसानों को बचा लिया गया, इन्हें कुछ किसानों को कुछ संरक्षण जो है मिल गया इस अधिनियम के द्वारा। देखिए, अब प्रश्न है कि इस आर्थिक व्यवस्था से विभिन्न समस्याएं, फिर किसानों की सामाजिक बहिष्कार की रणनीति, उनके घरों पर हमला किए बुद्धिजीवी आए, सरकार भी जो है 1879 के वर्ष में दक्कन कृषक राहत अधिनियम ला देती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी वजह हुई कि दक्कन का यह विप्लव, दक्कन का यह विद्रोह, दक्कन का यह आंदोलन कैसे सफल हुआ, उसके कारण क्या थे। तो देखिए, पहली बात इसमें हम ये देख लें कि इसमें किसान जो है ये कितने एकजुट थे और सामाजिक बहिष्कार की रणनीति अपना रहे थे। और महाजनों के घर पर अगर ये हमला किए हैं तो केवल वो जो इकरारनामे थे, आपके जो अदालती डिग्रियां थी, जो दस्तावेज थे, केवल उन्हें लेने के लिए। तो इसे हम कह देते हैं कि किसानों के द्वारा एकजुटता और आंदोलन के लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। किसानों की एकजुटता, किसानों की एकजुटता तथा लक्ष्य पर काम करना। दूसरा हम इन जो है दक्कन के बुद्धिजीवियों का देख रहे हैं कि किस प्रकार यह बुद्धिजीवी वर्ग की सरकार को समझाने में सफल होता है, किसानों को साथ देता है। तो दूसरा में हम लिखेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग, बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग। तीसरा देखिए, ये जो किसान थे इनकी मुख्य मांग ये थी कि महाजन उनके जमीन पर जो कब्जा किए हैं उसे वे छोड़ दें, न कि उनकी ये मांग थी कि दक्कन के क्षेत्र से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाए, दक्कन के क्षेत्र से रैयतवाड़ी व्यवस्था खत्म, ऐसी थी उनकी कोई मांग थी नहीं। केवल मांग ये थी कि महाजन, सेठ, व्यापारी उनके जमीनों, उनके घरों पर जो कब्जा किए हैं वो खत्म हो जाए। तो जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश पदाधिकारी थे, उन्हें भी तो लग ही रहा था कि इनकी मांग कानून के दायरे में है। तो इस संदर्भ में वे किसानों के प्रति एक तरीके से बहुत ही संतुलनात्मक रवैया अपनाए थे। तो अगले में हम ये लिखें कि कानूनी दायरे में आंदोलन का होना, आंदोलन का होना, कानूनी दायरे में आंदोलन का होना। तो देखिए, ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से यह आंदोलन सफल हुआ। 1879 में दक्कन राहत कृषक अधिनियम आया। अब प्रश्न उठता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में हमें कमी क्या दिखती है। इस संपूर्ण क्षेत्र की में जो भी कुछ घटनाएं हुई, इसमें हमें एक कमी क्या दिखती है। कमी सिर्फ एक ये है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो किसान आंदोलन हुए थे वे अपनी तात्कालिकता पर उनका ध्यान अधिक था। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किसानों का ध्यान केवल इस पर है कि महाजनों ने जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं वे किसी तरीके से उसे वे छोड़ दें। लेकिन मूलभूत समस्या थी क्या? मूलभूत समस्या ब्रिटिश औपनिवेशिक चरित्र,
ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, जिसे ये किसान अभी तक नहीं देख पाए थे। हालांकि जब यह किसान आंदोलन 20वीं शताब्दी में होता है, तब उस समय के किसान काफ़ी जागरूक हो चुके होते हैं। वह पूरी तरह समझते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की वजह से यहाँ आर्थिक नीतियाँ बनाई गई हैं और यही जिम्मेदार है किसानों की समस्या का। तो फिलहाल हम केवल कमजोरी में ये लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन ये केवल अपनी तात्कालिकता पर ही ये ध्यान दिए थे, जबकि उसके पूरे चरित्र की पूरा चरित्र किस वजह से है उस पर उनका ध्यान नहीं था। तो यहाँ लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन का तात्कालिकता पर अधिक ध्यान होना। कहने का मतलब बस इतना है कि अभी ये नहीं समझ पाए हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति, उसकी आर्थिक नीतियों की वजह से उन्हें ये समस्या हुई है। लेकिन अभी उनका ध्यान जबकि उनका ध्यान अभी किस पर है कि केवल महाजनों ने उनकी जमीन पर कब्जा की हुआ, केवल इस पर ध्यान था। चलिए, आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।